मगरबी एशिया पर जंग के खतरात फिर से मंडला रहे हैं और ईरान की तरफ से भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से आप सभी लोग जानते हैं, नाज़रीन जानते हैं कि अमेरिका का ही ये रवैया था, ये एग्रेशन था, उसके नतीजे में वहाँ पर जो है वॉर शुरू हुई है। लेकिन जो सीज़ फायर चल रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही गश्त कर रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि वहाँ पर दोबारा जंग शुरू हो सकती है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हिंदुस्तान के साबिक़ सफ़ीर जो सऊदी अरब में रहे हैं, यमन में रहे हैं और मगरबी एशिया का खासा तजुर्बा रखते हैं, वहाँ के उमूर को अच्छी तरह से जानते हैं, डॉक्टर औसाफ सईद साहब, जो एक दानिश्वर भी हैं और एक इल्मी हैसियत भी रखते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। ये जो है सूरत हाल जो पैदा हो रही है, सीज़ फायर चल रहा था, मीडिएशन जो है अभी तक कुछ कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी तेहरान जाकर आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो जंग के बादल है वो जो है शदीद होते जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दोनों तरफें जो है अमेरिका और ईरान एक इस वॉर को जो मज़ीद खींची गई है उसको अब ज़्यादा आगे ले जाना नहीं चाहते, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने अपने मौक़िफ़ पे जो मैक्सिमलिस्ट हम बोलते हैं, जो मतलब जो सबसे ज़्यादा डिमांड एक दूसरे से कर रहे हैं, वो अपने मौक़िफ़ से नीचे हटना भी नहीं चाहते। तो यूं जाके अब ऐसी सूरत हाल हो गई है कि ना तो जंग है ना तो जंगबंदी है, एक किस्म का जो एक मोहल्लक बीच में एक ये है। और ऐसे सिचुएशन में कोई भी छोटी सी चीज़ प्रोवोक होके उसको दोबारा से ये जंग हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया के तमाम जो ममालिक है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाइना हो, रशिया हो, हिंदुस्तान हो, सबका यही मंशा है कि किसी तरह से ये आपस में इनके एटलीस्ट एक टेम्परेरी तौर पर सीज़ फायर हो जाए। क्योंकि अभी देखिए, अगर ये जंग फिर से हुई और फिर से हमला शुरू हो गया, ईरान की तरफ से जवाबी हमला होएगा, तो इसका कोई इंतहा नहीं है और कोई उससे जो है कोई ख़ास फ़ायदा किसी को नहीं है, बल्कि इससे एनर्जी क्राइसिस और बढ़ेगी। इस वक्त तक भी जो अभी तक हुआ है, IAEA जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कह दिया कि ये सबसे बड़ा क्राइसिस अभी तक जो दुनिया ने देखा है। अगर इसको मज़ीद खींचा जाए तो उसके क्या उसके तासुरात होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, अपना अपना मौक़िफ़ ये बनाए रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे कि जो थोड़ा सा वो भी क्लैम्प डाउन करेंगे और ये भी क्लैम्प डाउन करेंगे। 2-3 चीज़ें हैं। ईरान चाहता है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो उसका इख्तियार है समझिए, या जो भी कंट्रोल की अथॉरिटी है उसको माना जाए, और उसी से जो मोनेटाइजेशन की भी बात कर रहा है उसको जो है वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करे। उससे अहम बात उसके लिए ये है कि जो वो कहता है कि जो न्यूक्लियर रिसर्च करना उनका एक राइट है जैसे दूसरे कंट्रीज़ को, तो उसको वो हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तीसरा जो है वो कहते हैं कि जंगबंदी मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए, न सिर्फ जस्ट ईरान के साथ बल्कि लेबनान और दूसरे उसके साथ में, ताकि और दूसरा एक इंटरनेशनल गारंटी हो कि बार बार जो है जिस तरह से हमला छोटे छोटे बहाने से लेके कुछ लेके करते हैं ये ना हो। तो ये उनकी तरफ से ये है। तो अब कहीं ना कहीं एक मिडिल वे अगर अपना ले तो उसकी गुंजाइश है। अभी मतलब वर्ल्ड नाउमीद नहीं हुई है, हालांकि आसार तो ये लग रहे हैं कि दोबारा से छिड़ेगी, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि फिर विल बी अ सीज़ फायर। आप सऊदी अरब में सफ़ीर रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कोई ना कोई माहिदा हो सकता है। सऊदी अरब का जो रवैया रहा इस दौरान, जंग के दौरान, हालांकि उस पर भी हमले हुए हैं, यानी उस पर हमले से मुराद जो है वह अमेरिकन बेसिस पे हमले हुए हैं। तो ये जो है बार बार जो है खित्ते के हवाले से ये कहा जाता है कि भाई ये दोनों ममालिक जो है वहाँ पर बालादस्ती हासिल करना चाहते हैं और शिया सुन्नी फैक्टर को जो है बहुत ज़्यादा ओवर प्ले किया जाता है, जैसा आपने अपनी तकरीर में भी कहा। तो अब ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो शिया सुन्नी जो बता रहे हैं डिफरेंसेस, ये बिल्कुल एक किस्म के एक ओवर प्ले है जिसको जो कंट्रीज़ का वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको करते हैं। तो हालांकि अभी देखिए, जब से ये जो चाइना के मीडिएशन से जो rapprochement हुआ है, आपस में ताल्लुकात हुए, एम्बेसडर्स एक्सचेंज हुए, हालांकि सऊदी अरेबिया पे हमले हुए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने कोई ऐसा रिएक्शन
रिएक्शनरी तौर पे कोई नहीं किया। जो अखबारात में आ रहा है कि सऊदी ने ईरान पे हमला किया, लेकिन ये भी लोग बोलते हैं कि सऊदी सोर्सेस को आप अगर तरजीह दे तो वो कहते हैं कि ये सारा जो है एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है अमेरिका और इजराइल के द्वारा, क्योंकि उसमें ना तो ये लिखा गया कि हमला कहाँ हुआ, किसने किया, कोई खास नाम नहीं दिया गया किसी का। तो ये सिर्फ लेजिटिमेसी करने के लिए कि भाई ये जंग जो है इसमें दूसरे अरब कंट्रीज भी साथ है। एक तो ये है। सऊदी अरेबिया का लॉन्ग टर्म ईरान की तरफ मंशा ये है कि ईरान और सऊदी अरेबिया में एक पीसफुल रिलेशनशिप रहे, ताकि सऊदी अरेबिया अपने जो विजन 2030 और डेवलपमेंटल प्रोग्राम है उस पर रहे। और अब यहाँ तक भी बात हो रही है वहाँ कुछ सर्कल्स में कि भाई जब ये अमेरिकन बेसेस की वजह से ही अगर हमला हो रहा है तो इनके रखने से क्या सऊदी अरेबिया को कुछ किस्म का जो है तहफ़्फ़ुज़ होगा कि नहीं होगा, कि लायबिलिटी बन गए, तो इस किस्म की बात हो रही। तो वन लाइन आंसर ये है कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि ईरान के साथ बेहतर से बेहतर ताल्लुकात हो। एट द सेम टाइम एक किस्म की ईरान की तरफ से भी गारंटी हो कि भाई इस तरह से जो हमले हो रहेंगे, ख़ास करके अगर कोई ऑयल इंस्टॉलेशन पे से या ख़ुद के द्वारा या उनके जो प्रॉक्सीज़ है हूतीज़ वगैरह के द्वारा, ये ना हो, इसकी भी वो गारंटी ले। तो एक लॉन्ग टर्म नॉन एग्रेशन पैक्ट की भी बात हो रही है, जो पहला अरब कंट्री है जो इस तरह से ईरान से बात करने की कोशिश कर रहा है। ये यूएई का जो रवैया है, जीसीसी का कंट्री रहा है, अहम कंट्री रहा है, अब ये जो जिस तरह से जो है वो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि वो जैसा हमारे इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि गोद में जाके बैठे हैं, वैसा ही इसराइल के बारे में ये यूएई के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसराइल के गोद में जा बैठा है। क्या वजह क्या है? आप वहाँ बहुत अच्छे तक रहे हैं, आपको बहुत खासा तजुर्बा है, यमन का भी तजुर्बा है आपको। देखिए, इसमें एक तो ये चीज़ है, हर कंट्री अपने सिक्योरिटी, अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से देखता है। इस यूएई में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ईरान का भी है, बहुत सारे बिजनेसमैन वहाँ हैं, काफ़ी ईरान का पैसा वहाँ लगता है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक आइलैंड्स का 4-5 आइलैंड्स है, तुम आइलैंड जो है, ग्रेटर तुम, स्मॉलर तुम, उसकी कई सालों से उनकी जो है ये एक डिस्प्यूट चल रही है। और यूएई चूँकि छोटा कंट्री है, उसको लगता है कि कहीं भी अगर इख्तलाफात हो और ज़्यादा अगर वो फैल गए तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान उसको हो सकता है। तो वो अपने आप को महफूज करने के लिए उसको लगता है कि इज़राइल का साथ देने से या इज़राइल को साथ रखने से ये जो है एक डिटरेंस के वैसा होगा और ईरान उस पर हमला नहीं करेगा। हालांकि अब देखिए, ये मौक़िफ़ सिर्फ यूएई ने ही इख्तियार किया है, हालांकि दूसरे और अरब कंट्रीज़ है। अभी पिछले दिनों कतर के फॉरेन मिनिस्टर की बहुत अच्छी तकरीर हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो सालों से हम ईरान है, और मतलब ये तो बाद में आए हैं कंट्रीज, ईरान तो सालों से है, सिविलाइजेशन है, हमको बहरहाल इनके साथ में काम करना है, साथ में मिलकर रहना है। तो आई थिंक ये है, मैं समझता हूँ कि ये वक्तिया तौर पे शायद उनको ऐसा लग रहा हो कि इससे उनकी सिक्योरिटी को जो है तहक़्क़ुम मिलेगा ही हो, लेकिन आगे चल के बहुत सारे अरब कंट्रीज़, अरब जो ऑब्जर्वर्स है, उनका ये ख्याल है कि यूएई इज़राइल के चुंगल में फंसता जाएगा तो उनके लिए खुद आगे चल के मशाकिल पैदा हो सकती है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद इंडियंस काम करते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, तो अब उनका मुस्तकबिल जो है, ज़ाहिर बात है अगर जंग तूल खींचती है, दोबारा जंग शुरू होती है तो ख़तरे में आ सकता है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जंग इससे किसी का फ़ायदा नहीं है, ख़ास करके जो है मतलब फ़ायदा होगा तो सिर्फ इज़राइल का होगा शायद, उनके पॉलिटिक्स के हिसाब से। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि यूएसए को भी घसीटा गया, हालांकि उनका कोई ख़ास डायरेक्ट इससे कोई लिंक नहीं है। तो अगर वॉर प्रोलॉन्ग होती है, अगर ज़्यादा तवील अरसे तक चलती है, तो एक तो हमारे इकनॉमी पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत सारे जो है हमारे जो इंडियंस वहाँ काम करते हैं, वो ऐसे सेक्टर्स में काम करते हैं जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर है, टूरिज़्म सेक्टर्स है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स है। यही सेक्टर्स इस वॉर से, हमले से, ड्रोन्स वगैरह से ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो उससे क्या है, उनकी जो है नौकरियाँ जाने का खदशा है। अगर वो वापस आते हैं तो उनके कई जो स्टेट्स है, जैसे केरला खास करके, और कुछ और ऐसे स्टेट जिनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर हैं, उनकी जो है इकनॉमी पे फ़र्क पड़ता है। उनके जो है रोज़मर्रा उनके जो जो इश्यूज़ आते हैं उनके फैमिलीज़ में, फ़र्क पड़ता है।
पड़ता है। तो आई थिंक ये सब देखते हुए भारत की, हिंदुस्तान की यही कोशिश है कि सारे जो मुख्तलिफ जो पार्टीज़ है उनसे बात करें, ताकि ऐसी सूरत ना हो कि ये हाथ से चीज़ निकल जाए। अभी भी बहरहाल जो भी हो, कि अभी भी इस वक्त तक भी पॉसिबिलिटी है कि इसको रोका जा सकता है और आगे बढ़ सकता है। लेकिन आप जो है यहाँ इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिस तरह का जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के हवाले से, और दूसरी बात जो हुकूमत का जो रवैया है, मौजूदा हुकूमत का जो रवैया है, कि जो पॉलिसी है इसकी खारिजा पॉलिसी जो है कभी नहीं होती थी कि डोमेस्टिक उससे जुड़ी हुई होती थी, तो उसका रिफ्लेक्शन कुछ वहाँ पर आ रहा है आपने, क्योंकि आप भी रहे हैं उस ज़माने में, जो हुकूमत थी उस वक्त भी जो तस्वीर है। इस वक्त जो वॉर का है सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर है, जिसमें हिंदुस्तान उतना ही विक्टिम है जितना और कंट्रीज रीजरिंग है। तो उसमें जो है मैंने समझता कि इसमें अपने को किसी किस्म की डोमेस्टिक एंगल इस वॉर से जोड़ने चाहिए। थैंक यू।